हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। तो हम आप पढ़ रहे हैं इस टाइम पे। आपको पता है कि हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और इस टाइम पे क्लास 7 की ज्योग्राफी को हम कवर कर रहे हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे जिस चैप्टर को, वो है चैप्टर 9, जो कि क्लास 7 की ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम क्लास 8 की ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। ओके। तो आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है रेगिस्तान में जीवन। हम इसमें ये समझेंगे कि रेगिस्तान में लोग कैसे अपने जीवन को सरवाइव करते हैं, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे कैसी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, उसकी क्या कुछ विशेषताएं हैं, इसको यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये वर्ड है रेगिस्तान, इसी को समझते हैं कि रेगिस्तान कहते किसे हैं। तो यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आपका जो रेगिस्तान है, जैसे ही आप रेगिस्तान वर्ड को सुनते हैं आपके दिमाग में आता है रेत। एक ऐसा स्थान जहाँ पे तापमान बहुत ऊंचा होता है। लेकिन इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि जो रेगिस्तान है वो उच्च अथवा निम्न तापमान दोनों का होता है। एक तो आपका रेगिस्तान वो होता है जिसका तापमान बहुत उच्च होता है, जैसे है हमारा सहारा मरुस्थल, जहाँ की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और दूसरा ताप होता है निम्न तापमान वाले रेगिस्तान, जैसे आपका लद्दाख है। ठीक है। तो तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। दो तरीके के रेगिस्तान होते हैं, एक गर्म और दूसरे ठंडे। और इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, वहाँ पे लोग कृषि करने के लिए बस जाते हैं। ठीक है। तो हम आते हैं गर्म रेगिस्तान सहारा। इसको हम पढ़ेंगे कि जो सहारा रेगिस्तान है ये कहाँ पाया जाता है। तो जो सहारा रेगिस्तान है वो पाया जाता है अफ्रीका महाद्वीप में, और अफ्रीका के भी उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पे ये फैला हुआ है और विश्व का ये सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब जो हमारा ये सहारा रेगिस्तान है, जिसका इमेज आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये 11 देश कौन कौन से हैं, यहाँ पे नाम भी दिया गया है। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। अब इन 11 देशों को आइए हम मैप से देखते हैं। इस मैप में अगर हम देखेंगे तो ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप है ये। और ये आपको जो दिख रहा है ये है हमारा सहारा मरुस्थल, और यह 11 देशों से घिरा हुआ है। ये 11 देश भी आप देख सकते हैं, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मौरितानिया, पश्चिमी सहारा, मोरक्को और ट्यूनीशिया। तो ये 11 देश हैं जिनसे सहारा मरुस्थल घिरा हुआ है। आगे देखते हैं। अब हमारा जो सहारा मरुस्थल है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मरुस्थल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाता है कि यह रेत होगा, यहाँ पे बहुत सारे रेत होगी। लेकिन सहारा जो मरुस्थल है ये बालू की विशाल परतों से तो ढका ही है। नॉर्मली बात है कि मरुस्थल है तो वहाँ पे रेत आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी देखने को मिलेंगे। और ये जो चट्टानी सतहें हैं ये कुछ स्थानों पे 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। ये आप सहारा मरुस्थल देख रहे हैं, यहाँ पे रेत। इसके अलावा यहाँ पे आप मैदान भी देख रहे हैं, नग्न चट्टानी सतह भी आपको देखने को मिल रहा है और पठार को भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे बॉक्स में कुछ जानकारी दी गई है, इसको भी देखते हैं। आज का जो सहारा रेगिस्तान है, ऐसा बताया जाता है कि जो आज का हमारा सहारा रेगिस्तान है, एक समय में यह पूर्णतया हरा भरा मैदान हुआ करता था। सहारा की गुफाओं से
प्राप्त चित्रों से ये ज्ञात होता है कि यहाँ पे नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ की जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया कि जैसा ही यहाँ पे जलवायु परिवर्तन हुआ तो ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। ठीक, और ये जो हरा भरा मैदान था ये रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गया। ठीक, इसके बाद आगे आएंगे। अब हम देखेंगे यहाँ की जलवायु कैसी है सहारा रेगिस्तान की। तो देखिए यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही गर्म और शुष्क है। यहाँ पे वर्षा ऋतु बहुत थोड़े टाइम के लिए ही होती है। यहाँ के जो आकाश हैं वो बादल रहित एवं निर्मल होते हैं। यहाँ पे नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। दिन यहाँ का अविश्वसनीय रूप से गर्म होता है। दिन के समय तापमान जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, जिससे रेत और जो नग्न चट्टानें हैं वो बहुत गर्म हो जाती हैं। इनके ताप के विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है और जो रातें हैं वो इतनी ठंडी हो जाती हैं, मतलब आप समझिए कि ये रात का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब दिन 50 डिग्री सेल्सियस तक और रात जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। फिर आगे देखेंगे सहारा के अल अजिया क्षेत्र जो है, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है। यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अब सहारा रेगिस्तान पे हमने जलवायु भी समझा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे वनस्पतियाँ कैसी हैं, यहाँ पे प्राणी जात कैसे हैं। तो यहाँ की जो वनस्पति है इसमें कैक्टस, खजूर के पेड़ और जो है एकेशिया पाया जाता है क्योंकि इन वृक्षों को पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। और कुछ स्थानों पे आपको मरुद्यान भी देखने को मिलेंगे। ये मरुद्यान क्या होते हैं? खजूर के पेड़ों से घिरे हुए हरिद्वीप होते हैं। फिर आगे देखते हैं और प्राणी जात में अगर आप देखेंगे तो ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां और छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जंतु हैं। एक इमेज आप देख रहे हैं, ये है सहारा रेगिस्तान में मरुद्यान। अभी मरुद्यान को थोड़ा डीपली समझते हैं कि ये क्या होता है। इस बॉक्स में दिया हुआ है, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाता है। मतलब कि जो रेत है जब हवा चलती है तो वो रेत को उड़ा करके ले जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है? गर्त, मतलब गड्ढा बन जाता है। जिस स्थान से वायु ने, हवा ने उस रेत को उठाया उस स्थान पे गर्त बन गया, गड्ढा बन गया। और उस गर्त में भूमिगत जो जल है वो सतह पर आ जाता है। भूमि के अंदर का जो जल है वो सतह पे आ जाता है और वहाँ पे मरुद्यान बन जाता है। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं और खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें भी उगाते हैं। कभी कभी ये मरुद्यान जो है वो असामान्य रूप से बड़ा भी हो जाता है। जैसे मोरक्को में टैफी लालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ के लोग कैसे हैं, कैसे वो अपने जीवन को जीते हैं। तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लोगों को बहुत सारी दिक्कतें भी इसमें होती हैं। और यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है वो है बेदुइन एवं तुआरेग। ये जनजातियाँ इसमें पाई जाती हैं। और चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। क्यों? क्योंकि इन पशुओं से उन लोगों को दूध मिलता है और इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी के बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं। इसके अलावा पशुओं के बालों का उपयोग ये लोग चटाई, कालीन, कपड़े और कंबल बनाने के लिए भी करते हैं। और धूल भरी आंधियों और गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं? भारी वस्त्र को पहनते हैं। सहारा में जो मरुद्यान है, अब मरुद्यान क्या होता है ये मैंने बताया। तो सहारा में जो मरुद्यान है और जो मिस्र में नील नदी घाटी है, उन लोगों को निवास में क्या करती है?
मदद करती है। सहारा में मरुद्यान और मिस्र में नील नदी घाटी लोगों को वहाँ पे रहने के लिए मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होती है, इसीलिए यहाँ पे खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ पे चावल, गेहूँ, जौ, सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाए जाने वाली जो कपास है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। फिर हम देखेंगे तेल की खोज। संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा है, फास्फोरस है, मैग्नीज और यूरेनियम शामिल है। इसके बाद जो हमारे सहारा की जो सांस्कृतिक जीवन शैली है उसमें भी परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि परिवर्तन हर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, पहले क्या होता था कि नमक के व्यापार के लिए ऊँटों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब उसके स्थान पे ट्रक का यूज़ होता है। और जो प्राचीन मार्ग हैं वहाँ पे अब सुपर महामार्ग बन गए हैं। तुआरेग लोग जो है, जो जनजातियां हैं, वो विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करती हैं। आज अनेक जलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां पे वे तेल और गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो हमने अभी सहारा रेगिस्तान को समझा, जो कि एक गर्म रेगिस्तान है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा ठंडा रेगिस्तान, जो कि है लद्दाख। अब लद्दाख शब्द जो है ये दो शब्दों से बना है। कौन से दो शब्द? ला और दाख। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ होता है देश। और पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। मतलब जो हमारा लद्दाख है वो तो ठंडा रेगिस्तान है, लेकिन उसमें भी जो सबसे ठंडा स्थान है वो है द्रास। ठीक है, आगे देखेंगे इसको हम। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं और दक्षिण में अब देखेंगे तो जास्कर पर्वत है। लद्दाख से होकर के अनेक नदियां बहती हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसमें मैप में, ये आपको लद्दाख दिख रहा है, यहाँ पे है जम्मू कश्मीर और ये है आपका लद्दाख श्रेणी। ठीक, इसके पास से आप देख रहे हैं ये सिंधु नदी गुजर रही है, फिर सयोक नदी है, यहाँ पे इंडस नदी है, और इसी के पास में ये आप देख रहे हैं ये सब इसका हिस्सा है। तो लद्दाख से होकर के बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, जिसमें जो सिंधु नदी है वो प्रमुख है। ये नदियाँ जो है वो गहरी घाटियाँ एवं महाखट, जिसको गार्ज कहते हैं, उसका निर्माण करती है। और लद्दाख में अनेक हिम नदियाँ भी हैं। हिम नदियाँ मतलब बर्फ़ की नदी, जैसे दिया गया है यहाँ पे गैगरी, हिमानी। इसके बाद लद्दाख की ऊंचाई अगर हम देखें तो कारगिल में ये आपको लगभग 3000 मीटर से लेकर के काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती हैं। इसकी ऊंचाई के कारण ही यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत शीतल और शुष्क होती है, बहुत ठंडी होती है। इस ऊंचाई पे वायु जो है वो, वायु की जो परत है वो बहुत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान यहाँ का 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है, और रात का तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। तो आप सोचिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा ठंड है। शीत ऋतु में बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूँकि हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, तो यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा दोनों जगह कम होती है, चाहे आप सहारा मरुस्थल जो जिसका तापमान बहुत ऊंचा है वहाँ भी वर्षा कम है, या जो आपका ठंडा रेगिस्तान है लद्दाख, वहाँ भी वर्षा कम होती है। दोनों जगहों पे वर्षा होती कितनी है? मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, मतलब हर साल यहाँ पे 10 सेंटीमीटर से लगभग वर्षा हो पाती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं और तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि, यानी बर्फ की भूमि। इसके बाद
यहाँ पे कैसी वनस्पति पाई जाती है और कैसे प्राणी जात यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे सहारा मरुस्थल की वनस्पति कैसी थी हमने पढ़ा, वैसे ही जो ठंडा रेगिस्तान है यहाँ पे कैसी वनस्पतियाँ हैं। तो यहाँ पे उच्च सूक्ष्मता के कारण वनस्पति विरल है और यहाँ पे जानवरों को चरने के लिए बहुत कहीं कहीं पर ही घास और छोटी झाड़ियाँ मिल पाती हैं। घाटी में सरपत, जिसको विलो कहते हैं, एवं पॉपलर के उपवन देखे जा सकते हैं। अब ये जो सरपत विलो है, इसके बारे में भी एक कॉन्सेप्ट है कि क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला जो है वो सरपत यानी विलो पेड़ की लकड़ी से ही बनाया जाता है। इसके बाद देखेंगे ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ यहाँ पे पल्लवित होते हैं। लद्दाख में जो पक्षियाँ हैं वो भी, इनकी विभिन्न प्रजातियाँ आप देखेंगे, जिसमें से रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बनी स्नोकॉक, रेवेन और हुप यहाँ पे पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ पक्षी जो है वो प्रवासी हैं। लद्दाख के पशुओं में अगर आप देखेंगे तो जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक और विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस और खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक का जो दूध है उसका यूज़ किया जाता है पनीर और मक्खन बनाने के लिए, और जो भेड़ और बकरी हैं उनके बालों का उपयोग किया जाता है ऊनी वस्त्र को बनाने के लिए। इस बॉक्स में देखेंगे कि जो चीरू या तिब्बती एंटीपोल है ये क्या है। अगर इस वर्ड का आपको एग्जाम में दे और पूछे कि चीरू क्या है या तिब्बती जो एंटीपोल है ये क्या है, तो ये एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए किया जाता था, जो वजन में हल्का होता है और बहुत गर्मी देता है। इसके बाद अब यहाँ के लोग कैसे हैं इसको भी देखेंगे। तो लद्दाख की अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर आप लद्दाख, तिब्बत या मध्य एशिया के निवासियों को अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको अधिकांश लोग या तो मुसलमान मिलेंगे या फिर बौद्ध। वास्तव में जो लद्दाख क्षेत्र है वो अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोंपा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ भी हैं जैसे हेमिस, थिक्से से एवं लामा गुरु, और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। और यहाँ पे जो महिलाएं होती हैं वो बहुत ही परिश्रमी होती हैं। वो केवल अपने घर के काम ही नहीं करती बल्कि खेतों में भी काम करती हैं, और इसके साथ साथ वो अपने छोटे व्यवसाय और दुकानों को भी संभालती है। लद्दाख की राजधानी है ले, सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। और इसके बाद जो इस बॉक्स में दिया हुआ इसको देख लेते हैं। जो मनाली ले राजमार्ग है ये 4 दर्रों से गुजरता है। कौन कौन से 4 दर्रे? रोहतांगला, बारालाचाला, लुनगालाचाला एवं टंगलंगला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच ही खुलता है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि बर्फ़ को मार्ग से हटा दिया जाता है। बाकी के महीनों में बर्फ़ इतना ज़्यादा रहता है कि यहाँ के राजमार्ग को बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा ये फेमस है अपने क्रियाकलाप के लिए। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदान और हिम नदों की सैर और उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षक है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ में जीवन में भी परिवर्तन हुआ है, लेकिन जो लद्दाख के लोग हैं वो प्रकृति के साथ ही खुद को बैलेंस करके रखते हैं। वो प्रकृति के साथ समन्वय और संतुलन बना के रखते हैं। जल और ईंधन जैसे संसाधन की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मित व्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी ये व्यर्थ नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पारंपरिक वेशभूषा में लद्दाखी महिलाओं को आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि सहारा मरुस्थल में कैसे लोग रहते हैं, कैसे यहाँ पे वनस्पतियाँ हैं कौन कौन सी, और कैसे प्राणी जात हैं। इसके बाद हमने ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को समझा कि यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, जलवायु मतलब जलवायु कैसी है, यहाँ पे वनस्पतियाँ कौन सी है, यहाँ पे लोग कैसे सरवाइव करते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे देखा
और इसके बाद क्लास 8th की ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे। और आपको कोई भी दिक्कत लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर में जल्द से जल्द लेकर के आ रही हूँ मैराथन क्लास, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर में बहुत अच्छे से कराऊंगी, पेडागॉजी भी, और जो कॉन्सेप्ट है उसको भी अच्छे से क्लियर करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छे से आप पढ़ाई करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें और खुश रहें।